लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। सभी दलों के दिग्गज नेता प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दरभंगा में जनसभा को संबोधित किया। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे आस पड़ोस में ही आतंक की फैक्ट्रियां चल रही हैं। श्रीलंका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस आतंकवाद ने 350 से ज्यादा मासूमों की जान ले ली, क्या ये मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा देश मजबूत होना चाहिए और उसके लिए सरकार मजबूत होनी चाहिए। मोदी आतंकवाद की बात क्यों करता है? ये तो मुद्दा ही नहीं है। आप मुझे बताइए, राष्ट्र रक्षा और आतंकवाद ये मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा है कि नहीं है? जिस बात की समझ आपको है, देश की जनता को है, वो इन स्वार्थी भूसवादियों को नहीं है। महामिलावट करने वालों, जिस आतंकवाद ने श्रीलंका में 350 से ज्यादा मासूम लोगों को इसी हफ्ते उनकी जान ले ली, क्या ये मुद्दा नहीं है क्या? हमारे आस पड़ोस में ही आतंक की फैक्ट्रियां चल रही है और आतंकवाद कहते हैं मुद्दा नहीं है। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद का अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो मेरे देश के गरीबों का हुआ है। बिहार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और उत्तर प्रदेश के बांदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बांदा में 5वें चरण में 6 मई को मतदान होना है। वहीं उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को चौथे चरण में 13 सीटों शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी और हमीरपुर में मतदान होना है। लोकसभा सीट वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की तैयारियों के बीच बीजेपी चुनावी रणनीति को अंजाम देने के लिए यहां काफी सक्रिय है। नामांकन से एक दिन पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेगा रोड शो करने वाले हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद इस रोड शो की शुरुआत होगी, जो दशाश्वमेध घाट पर समाप्त होगा। भव्य रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे गंगा आरती में भी भाग लेंगे और इसके बाद वो काशी के बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करेंगे। 26 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे वो काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और इसके बाद कल नगर देवता काल भैरव के दर्शन करके नामांकन करने जाएंगे और करीब 11:30 बजे नामांकन करेंगे। प्रधानमंत्री के नामांकन के दौरान शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। वाराणसी में नामांकन से पहले प्रधानमंत्री के प्रस्तावित रोड शो में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के इस रोड शो को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और सुरक्षा तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा ने बात की एडीएम वाराणसी विनय कुमार सिंह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को बनारस में रोड शो करेंगे और 26 तारीख को अपना नामांकन दर्ज करेंगे। एडीएम सिटी विनय कुमार जी हमारे साथ हैं। विनय जी, क्या तैयारी की गई? देखिए, जो अब तक इंटीमेशन है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को बीएचयू हेलीपैड पे आएंगे और वहाँ से बीएचयू के मेन गेट, जहाँ मालवीय जी की प्रतिमा है, वहाँ से उनका रोड शो प्रारंभ होगा, जो सिवाला, जंगमबाड़ी होते हुए, गोदौलिया होते हुए चितरंजन पार्क तक जाएगा। तो रोड शो में सुरक्षा व्यवस्थाएं पर्याप्त की गई हैं। जो एंटी सपोर्टाज चेकिंग वगैरह होती है वो सब कर दी गई है। पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई हैं हर पॉइंटों पे। बाकी जो भी सुरक्षा मानक है उनको ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट तैयारी की है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती में सम्मिलित होने का कार्यक्रम है।
उसके बाद वो वापस चले जाएंगे जहां उनको रात्रि विश्राम जहां भी उनका प्रस्तावित होगा। अगले दिन 26 को उनके नामांकन की संभावना है कि 26 तारीख को नामांकन करेंगे यहाँ पे। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब बनारस में चप्पे चप्पे पे 10,000 पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि ऐसी कोई सुरक्षा में चूक न हो जिसको लेकर प्रशासन को बाद में परेशानी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी एसपीजी सुरक्षा प्राप्त हैं और जो भी थ्रेट परसेप्शन है उसके मद्देनजर रखते हुए जो मानक है सुरक्षा के, उन मानकों के आधार पे हम लोगों ने अपना सुरक्षा प्लान बनाया हुआ है। ये थे एडीएम सिटी वाराणसी, जिन्होंने कहा कि एसपीजी के सुरक्षा के मानक के अनुसार जितनी सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री को चाहिए उतनी व्यवस्था यहां पे की गई है। कैमरा पर्सन प्रशांत कर्माकर के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, राज्यसभा टेलीविजन, बनारस। और प्रधानमंत्री के रोड शो की तैयारियों का भी जायजा लिया हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा ने। बनारस का ऐतिहासिक गदौलिया चौराहा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर काफी संख्या में अल्पसंख्यक भाई रहते हैं। मोदी जी यहाँ से प्रधानमंत्री हैं और इसी चौराहे पे अपना रोड शो को खत्म करेंगे। आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने अपने काम के आधार पे वोट मांगा है। बनारस की फिजा बदल चुकी है, सड़कें साफ हैं, कहीं पे बिजली का तार ऊपर नहीं दिखता, सारे अंडरग्राउंड हो चुके हैं। साफ सफाई की योजना यह है कि हर जगह आदमी कूड़ा और कचरा उठाता हुआ नजर आता है। कैमरा पर्सन प्रसन्न कर्माकर के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, राज्यसभा टेलीविजन, बनारस। और फिलहाल हम सीधा रुक करेंगे, हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कृष्ण मोहन, जैसे आप भी बता रहे हैं कि इस वक्त जो वाराणसी की फिजा है वो पूरी तरह से बदली हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरे देश में प्रचार का दारोमदार है, लेकिन अब वो वाराणसी आ रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो करेंगे और करीब करीब 7 किलोमीटर की दूरी इस रोड शो के जरिए वो तय करने वाले हैं। आप थोड़ा बताइए किस तरह के बंदोबस्त और कौन कौन और बड़े नाम शामिल हो रहे हैं इस रोड शो को मेगा रोड शो बनाने के लिए? ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष भी आएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस वाले में योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। यहाँ तक बात रही कि लोगों का उत्साह इस कदर है कि उत्सव की तरह पूरा माहौल है पूरे वाराणसी। मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ईमानदार है, घर घर में कमल लहराएगा, झंडा फहराएगा, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। और इस शो को मेगा शो बनाने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें तब्दीली की गई है कि 4 साढ़े 4 बजे के बाद ये प्रोग्राम शुरू किया जाए ताकि तापमान में कमी हो और जो कार्यकर्ता साथ साथ प्रस्थान करेंगे उनको कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल कृष्ण मोहन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और तमाम और भी बड़े नेता हैं जो फिलहाल प्रचार की कमान संभाले हुए हैं अलग अलग जगह। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल तक पूर्वांचल का विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस देश की सुरक्षा के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हमारी नीति अपर है, पाकिस्तान से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मित्रों, इस देश की सुरक्षा के साथ कोई कोताही नहीं चलाई जाएगी, कोई इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। भारत मां की सुरक्षा हमारा सर्वप्रथम दायित्व है। वहीं केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह का दावा है कि बेगूसराय की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका मुद्दा सबका साथ और सबका विकास है और उनकी लड़ाई विकृत राष्ट्रवाद के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, आपका चुनाव क्षेत्र नवादा से बदलकर बेगूसराय हो गया, क्या स्थिति है यहाँ पे? नवादा की तुलना में यहाँ क्या स्थिति है? मैं तो यही देख रहा हूं, यहाँ की स्थिति यही है, राष्ट्र के साथ, भारत माता के साथ, विकास के साथ, अन्याय के खिलाफ सभी बेगूसराय के आम जन एक साथ खड़े दिख रहे हैं। यहाँ आपके क्या खास मुद्दे हैं? विकास, 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 सबका साथ, सबका विकास। आपका मुकाबला किससे है यहाँ, कन्हैया कुमार से या तनवीर हसन से?
मेरा मुकाबला है विकृत सोच से, विकृत राष्ट्रवाद की परिकल्पना की सोच से। लोग जो काम कर रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, उनसे। मेरी लड़ाई है बेगूसराय को जो लोग विकास विहीन करना चाहते हैं, उनसे। मेरी लड़ाई है जो बेगूसराय में फिर से अशांति फैलाना चाहते हैं, उनसे। मैं यहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ आरजेडी से, यहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ कम्युनिस्ट से, यहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ कांग्रेस से, और मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ बेगूसराय की जनता से। ये थे गिरिराज सिंह, और गिरिराज सिंह का कहना है कि इनकी लड़ाई विकृत सोच से है, इनकी लड़ाई राष्ट्रवाद के लिए है। अब देखना यह है कि 29 अप्रैल को जो चुनाव होंगे उसमें किस तरीके से मतदान होता है, और 23 मई को जो रिजल्ट निकलेगा उसका क्या। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ बेगूसराय से अखिलेश सुमन। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 29 संसदीय सीटों में से 6 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीटें हैं। मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर 29 अप्रैल को इन सीटों पर चुनाव होने हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इनमें से 5 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, और इस बार के बदले राजनीतिक समीकरण में बीजेपी के लिए कांग्रेस से कड़ी चुनौती है। जिन सीटों पर सबकी नजरें हैं उनमें सबसे अहम छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा सीट पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं। नकुलनाथ को घेरने के लिए बीजेपी उम्मीदवार आदिवासी नेता नत्थन शाह चुनावी मैदान में हैं, और इसके अलावा इस सीट पर बीएसपी से ज्ञानेश्वर सहित 14 उम्मीदवार हैं। वहीं सीधी लोकसभा सीट पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय अर्जुन सिंह कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी की मौजूदा सांसद रीति पाठक से है। यहां बीएसपी के रामलाल पनिक समेत 26 उम्मीदवार हैं। चौथे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होना है। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने भरोसा जताया है कि पार्टी राज्य में अपने प्रदर्शन को दोहराएगी। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में राकेश सिंह ने कहा कि राज्य में बीजेपी की लहर है और चुनाव में विपक्षी खेमे के दिग्गजों की हार होगी। पिछली बार मध्य प्रदेश में आपने 27 सीटें जीती थी, इस बार कितनी सीटों की उम्मीद है? आज मध्य प्रदेश में हमारे पास 26 सीटें हैं, और जो वातावरण है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी हम 26 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। सर, जबलपुर की बात की जाए तो 25 सालों से लगातार बीजेपी का वर्चस्व रहा है यहाँ पर। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी, इस बार क्या उम्मीदें हैं? जो मध्य प्रदेश में है वही जबलपुर में है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है, और इसलिए इस बार भी जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होने वाली है। सर, आखिरी सवाल, कौन से मुद्दों पर बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ रही है और कितनी है जीत की उम्मीद? स्वाभाविक रूप से विकास एक बड़ा मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस जबलपुर की बात हम करें तो 15 साल पहले जबलपुर एक बड़ा गांव के रूप में जाना जाता था। 15 साल में यहाँ बहुत कुछ बदला। आज एक महानगर के स्वरूप में जबलपुर दिखाई दे रहा है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा यहाँ पर आया है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। इसके साथ साथ लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के लिए होने वाला चुनाव है। देश को आज आवश्यकता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, एक सक्षम और मजबूत समृद्ध भारत बनाने की, और इसलिए देश की जनता के मानस में ये सारी बातें। वहीं कांग्रेस के विवेक तनखा भी जबलपुर से चुनावी मैदान में हैं। पिछला चुनाव जबलपुर से उन्होंने लड़ा था और 2.1 लाख से अधिक वोटों से वो हार गए थे। पार्टी ने उन्हें जबलपुर से फिर मैदान में उतारा है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में विवेक तनखा ने विश्वास व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करेगी। BJP has been winning seat for 25 years, but this time we see the tide turning. The 15 years of the BJP state president in Jabalpur have actually not as being seen as an abject failure. He was most unresponsive. Anybody who went to him for any work, he would say, ये मेरा काम नहीं है, ये दूसरे का काम है. So now the whole city is telling him, आप मेरे काम नहीं है. Jabalpur has been
for the last 20-30 years, traditionally with BJP. We are taking it back from them. That's the issue. And the issue is local. Issue is the vikas of this area. और तीसरे चरण के मतदान के बाद अब चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। जिन सीटों पर इस चरण में मतदान होना है उनमें शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी और हमीरपुर की सीटें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में 152 उम्मीदवार हैं। जिन उम्मीदवारों पर सबकी नजरें हैं उनमें कन्नौज लोकसभा सीट भी शामिल है। यहां समाजवादी पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने इस सीट से सुब्रत पाठक को चुनाव मैदान में उतारा है। हरदोई सीट भी अहम है। यहां बीजेपी ने जयप्रकाश को, जबकि कांग्रेस ने वीरेंद्र वर्मा को टिकट दिया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से उषा वर्मा चुनाव मैदान में है। और इस समय हम उरई का रुख करेंगे, जहां हमारे संवाददाता नविक्रम सिंह मौजूद हैं। नविक्रम, आप उरई यानी जालौन में मौजूद हैं और चौथे चरण के लिए बीजेपी चाह रही है कि जो पिछला प्रदर्शन है वो दोहराए। हालांकि एसपी बीएसपी गठबंधन की चुनौती भी उसके सामने है। जहां मौजूद है वहां भानु प्रताप वर्मा को फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। 4 बार सांसद रहे हैं, अब 5वीं बार मैदान में है। लेकिन हम देखे थे 2009 में एसपी और 1999 में बीएसपी जीती थी और इस बार ये दोनों पार्टियां साथ हैं। तो किस तरह का मुकाबला वहां नजर आ रहा है? बिल्कुल प्रीति, यहाँ अगर जालौन के सियासी समीकरणों की बात करें तो यहाँ इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। 2009 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो सांसद बने थे घनश्याम अनुरागी, वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं अगर जो दूसरे नंबर पर रहे थे यहाँ के मजबूत नेता बीएसपी के माने जाते थे ब्रजलाल खाबरी, वो इस समय गठबंधन का जो कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं। ऐसे में यहाँ मुकाबला जो है सियासी समीकरण इस बार 2014 या 2009 के मुकाबले बेहद अलग है और मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। पूरे बुंदेलखंड की बात करें प्रीति, बुंदेलखंड और इस चौथे चरण में जहाँ चुनाव है वहाँ बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। कन्नौज को अगर छोड़ दें तो बाकी सब पर बीजेपी काबिज थी। तो चौथे चरण के चुनाव में बीजेपी की कोशिश है कि एक बार फिर वो प्रदर्शन दोहराए। इसी सिलसिले में लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार बेहद जोरों पर है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ उरई में, यहाँ कुछ ही देर में प्रियंका गांधी रोड शो करने वाली हैं। इसके अलावा कल यहाँ पर गठबंधन की रैली होगी जिसमें जो अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बसपा सुप्रीमो शामिल होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव प्रचार सियासी पारा तो उफान पर है ही, साथ ही यहाँ पर जो गर्मी है वो भी उफान पर है। तो ऐसे में देखना होगा कि मतदाता यहाँ पर कितना मतदान करते हैं, क्योंकि बाकी प्रदेश के मुकाबले यहाँ झांसी और उरई, हमीरपुर इस इलाके में गर्मी ज़्यादा होती है। ऐसे में चुनाव आयोग की भी कोशिश है कि जो मत प्रतिशत है वो कम ना हो, मत प्रतिशत बढ़े। तो देखना दिलचस्प होगा 29 मई को कि मतदाता किसके साथ जाता है और कितना प्रतिशत मतदान होता है यहाँ पर होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नविक्रम इस जानकारी को उरई से हम तक पहुंचाने के लिए आपका। इस बीच बात दिल्ली की करें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी, पार्टी उसी का समर्थन करेगी।